आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपनी ही लिखी हुई कहानी किसान बिना कर्ज बिना भूख। गांव के एक जमींदार जिनका नाम ईश्वर चंद है, जिनको प्यार से पूरे गांव वाले लाला जी कहकर पुकारते थे। वह बड़े ही सज्जन और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। वह हमेशा सभी गांव वालों की मदद करते थे। जब भी गांव में किसी पर भी कोई भी मुसीबत आती, वह सीधे लाला जी के घर पहुंच जाता था और लाला जी के हाथ में जो भी संभव हो पाता वह उनके लिए करते थे। जमींदार होने के साथ साथ वह एक किसान भी थे। वह कई एकड़ जमीन के अकेले ही मालिक थे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद वह अपने खेतों की देखभाल खुद ही किया करते थे। अपने खेत पर खेती करना, हल चलाना, बीज बोना, कटाई छटाई सभी कुछ वह अपने हाथ से ही करते थे। हाँ, उनके साथ हाथ बटाने के लिए उनके खेत पर कई किसान काम करते थे, पर वह अपनी जमींदारी के चलते उन लोगों का गलत फ़ायदा नहीं उठाते थे। उनकी किसानी का पूरा मेहनताना देते थे। वो खेतों पर सभी के साथ मिलकर इस तरह से काम करते कि यदि कोई अनजान व्यक्ति उन्हें इस तरह काम करते देखता तो कभी भी ये ना जान सकता कि वो इस खेत के मालिक और गांव के जमींदार हैं। वह अपने खेतों को बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ही पालते, उसे पोसते और उनका ख्याल रखते थे। वह बड़े ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति थे। बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे और सब उन्हें लाला जी कहकर बड़े ही प्यार से, आदर से, मान से, सम्मान से बुलाते थे। एक बार की बात है, तब गांव में बड़े जोरों की बारिश हुई। बारिश इतनी कि रुकने का नाम ना लेती, बस कभी कम तो कभी ज़्यादा होती रही, पर उसने थमने का नाम ना लिया। उस समय सभी के खेतों पर लहराती हुई कई तरह की फसलें कटने को तैयार खड़ी थी, पर तेज बारिश के कारण सभी की फसलें बर्बाद हो गई और ना ही जाने वह उस तेज बारिश और बर्बाद हुई फसलों के साथ साथ कई घर भी बर्बाद हो गए, क्योंकि अपनी अपनी फसलों के लिए ना जाने कितने ही किसानों ने बैंक से लोन लेकर, जमींदार से पैसा उधार लेकर और कितनों ने तो अपने गहने घर बार गिरवी रखकर और भी ना जाने किस किस ने क्या क्या दांव पर लगाया था और कितने ही सुहाने सपनों के साथ फसलें लहराने का इंतज़ार किया था। पर उस होती बारिश के कारण सब कुछ और सबके सपने सब तबाह हो गए। उन सभी किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो ही गई थी। उनमें ना तो अब कुछ बचा था और ना ही कोई कुछ कर सकता था और ना ही उसका कुछ हो सकता था। गांव के सभी किसानों के साथ साथ लाला जी के खेतों की फसलें भी तबाह हो गईं। प्रकृति की मार से वह भी बच ना पाए। पूरे साल भर बच्चों की तरह से पलने वाले खेत उनके सामने बेजान से पड़े थे। उन खेतों को ऐसा देखकर लाला जी की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर वह जैसे तैसे उन आंसुओं को पी रहे थे, क्योंकि वह सोच रहे थे कि यदि मैं ही इस तरह से कमज़ोर पड़ जाऊंगा तो बेचारे उन किसानों का क्या होगा जिनका तो सब कुछ इसी के साथ ख़त्म हो गया। ना जाने किस किस ने क्या क्या दांव पर लगाया होगा। लाला जी ने मन में सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये बेचारे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। जो किसान लाला जी के यहाँ पर खेती करते थे, उनकी जिम्मेवारी तो लाला जी ने उठा ली थी, पर उन सब का क्या होगा जो बेचारे इन खेत और उनकी फसलों पर ही जिंदा हैं।
लाला जी ने इन सब ख्यालों में डूबे हुए थे कि इतने में गांव के सभी किसान अपनी परेशानियों का हल खोजने के लिए लाला जी के घर पहुँचे। उन सभी को देखकर लाला जी अपनी डूबी हुई सोच से बाहर आते हैं और उन सब से उनके आने का कारण पूछते हैं। उन्हीं में से एक किसान बिरजू उन्हें सभी के आने का कारण बताते हुए अपने दुख का व्याख्यान करता है। वह लाला जी को बताता है कि उसने अपने खेत में फसल उगाने के लिए सुनहार के पास अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे। यह बात बताते हुए उसकी आंखों से थर थर आंसू बहने लगे थे। वह बताता है कि उसकी पत्नी ने गहने गिरवी रखने से मना किया था। उसने कहा था कि यह हमारी आखिरी धरोहर है जो आड़े वक्त में काम आएगी। तुम लाला जी के यहाँ पर नौकरी कर लो। पर मैंने उसकी एक ना मानी और सारे गहने लेकर सुनहार के पास गिरवी रख दिए और अब बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आता मुझको कि अब मैं क्या करूँ, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। अब तो ना मेरे पास घर वालों को खिलाने का पैसा है और ना ही अपने बैलों के लिए। वह बोला, इसमें बेचारे बैलों का दोष जो उन्हें यह सब सहना पड़ रहा है। वो तो बेचारे दिन रात मेरे साथ ही खेत जोतते रहे और अंत में रोने और भूखे रहने के सिवा कुछ ना मिला। बिरजू अपनी बात बोले जा रहा था और साथ ही साथ अपने गमछे से आंसुओं को पोंछते जा रहा था। वहां पर आए एक एक किसान भाई ने लाला जी को अपनी आप बीती सुनाई। सभी अपनी अपनी तकलीफ़ों का ब्यौरा देते हुए अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते जा रहे थे। लाला जी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और उसका कोई ना कोई हल निकाल देने का वादा किया। सभी किसान लाला जी की बात पर भरोसा करके अपने अपने घर को रुखसत हो लिए। इसके साथ साथ लाला जी ने सबके एक साथ वादा लिया कि कोई भी अपनी तकलीफ़ों के कारण गलत कदम नहीं उठाएगा। सब बस इतना याद रखना कि कोई भी यहाँ अकेला नहीं है। सब एक दूसरे के साथ हैं, सब एक दूसरे के दुख में शामिल हैं और सबके साथ से हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और सभी के वापस जाते जाते लाला जी ने सभी किसानों से कहा कि सब एक बात याद रखना कि बस यह एक समय है जो गुजर जाएगा और जब अच्छा समय गुजर जाता है तो बुरा समय भी मजबूरी के साथ खड़े रहने और अपने इरादों पर अड़े रहने से गुजर ही जाता है। लाला जी की बात को सुनकर सभी के मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और सभी मजबूत इरादों के साथ अपने अपने घर को निकल जाते हैं। फिर ना किसी के मन में तेज आती हुई बारिश का डर रहता है और ना ही अपनी खराब हुई फसल की चिंता। लाला जी बैठे बैठे सभी की परेशानी को दूर करने का हल खोज रहे होते हैं कि तभी टीवी पर आई एक खबर को सुनकर वह मन ही मन मुस्कुराते हैं और अपने आप से कहते हैं कि यह तरीका बहुत अच्छा है। इससे सभी गांव वालों की चिंता दूर हो जाएगी और कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। वो तुरंत ही अपने नौकर हरिया को सभी लोगों को बुलाने के लिए भेजते हैं। हरिया की बात सुनते ही सभी किसान लाला जी के घर कुछ ही देर में जमा हो जाते हैं। लाला जी के घर जमावड़ा लग जाता है। सबके आ जाने पर लाला जी अपनी बात को कहना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि आज उन्होंने टीवी पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में सुना और उस तकनीक को सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि यह तकनीक हम अपने गांव में भी अपना सकते हैं। उन्होंने सभी को ऑर्गेनिक खेती के बारे में समझाया कि कैसे उस खेती के माध्यम से सभी को नौकरी भी मिलेगी और उनके खेत भी उनके ही रहेंगे।
फिर चाहे आप लोग उन खेतों का कुछ भी करें। उन्होंने सभी लोगों को ऑर्गेनिक खेती के फायदे बताए कि ऑर्गेनिक खेती से हम सभी को और हमारे बच्चे, हमारे देश सभी को जहर मुक्त खाना मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताते बताते यह भी बताया कि इस खेती से सभी को बहुत फ़ायदा है। जब बिना कीटनाशक दवाओं के, बिना जहरीले केमिकल युक्त खाना मिलेगा, जिससे हमारे साथ साथ मिट्टी और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेंगे। लाला जी की बात कुछ ही लोगों को समझ में आती है, बाकी सब लाला जी के हाथ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लाला जी जो कुछ भी करेंगे वह उनकी भलाई के लिए ही होगा। कुछ ज़रूरी सरकारी कागजी कार्रवाई करके वह अपने गांव में भी ऑर्गेनिक खेती का निर्माण करते हैं, जिसका सारा खर्च लाला जी खुद ही वहन करते हैं और साथ ही साथ पूरे 1 साल के लिए गांव को पालने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेते हैं। धीरे धीरे उनकी ऑर्गेनिक खेती की चर्चा सभी शहरों में होने लगती है। उनका गांव, उन सब का नाम सभी जगह होने लगता है। ऑर्गेनिक खेती के कारण सबके पशुओं को भी खूब अच्छा खासा साना पानी मिलता है। पशु व्यवसाय भी बढ़ जाता है। सभी किसान अपनी अपनी खाद का निर्माण भी स्वयं ही करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके गांव की ख्याति पूरे देश में फैल जाती है। दूर दूर से लोग उनके गांव को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका पूरा गांव अब प्रदूषण मुक्त हो जाता है। हर चीज़ एक प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है। उनके गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता। अब वो चाहे आदमी हो या जानवर, सभी के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। उस गांव का एक भी किसान कर्ज से या भूख से नहीं मरता। इस बात के लिए सभी लोग लाला जी और उस आई तेज बारिश जिससे सभी के खेत, सभी की फसलें बर्बाद हो गई थी, सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। गांव के सभी लोग कहते हैं कि लाला जी की सूझबूझ और प्राकृतिक आपदा के कारण ही आज हमारा जीवन सुखमय हो पाया है। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहानी बस यहीं तक। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।